Hello everybody, welcome to this video lecture of software testing. Today's topic will be on program slicing. So in this particular video, we will be focusing upon program slicing with the help of an example. उसकी कुछ गाइडलाइंस देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट होता है लैटिस ऑफ स्लाइसिंग, उसको हम चेकआउट करेंगे और फिर हम जो है इसकी एग्जांपल भी चेकआउट करेंगे। तो प्रोग्राम स्लाइसिंग क्या है? A program slice with respect to a variable at a certain point in a program is a set of program statements from which the value of the variable at that point of the program is calculated। यानी कि आपने एक कोड को देखना है। अभी तक हम कोड की कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते थे और फिर उसके ऊपर एनालिसिस करते थे, जैसे कि हमने डाटा फ्लो टेस्टिंग के अंदर देखा। लेकिन डाटा फ्लो टेस्टिंग के जो दूसरी टेक्निक है, डाटा फ्लो टेस्टिंग की एक तो DU पाथ है जो हमारे पास एक होती है, और दूसरी हमारे पास होती है प्रोग्राम स्लाइसिंग। प्रोग्राम स्लाइसिंग के लिए आपको CFG नहीं बनानी पड़ती, बल्कि आप सिर्फ कोड को देखते हैं और उस कोड के एक एक लाइन पे देखते हैं कि इस कोड पे ये वेरिएबल इस लाइन पे जब इस्तेमाल हुआ है तो ये कहाँ कहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा है या किस किस इफेक्ट की वजह से वेरिएबल या लाइन चेंज हो रही है। स्लाइसिंग टेक्स अ स्लाइस और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग पर्टिकुलर टेस्ट कंडीशन और केसेस दैट मे अफेक्ट अ वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको किधर फोकस करना है, आपको कौन सी लाइन के ऊपर चेक करना है कि लाइन नंबर 5 के ऊपर इस वेरिएबल का क्या स्टेटस है। ये सारी चीज़ें आप स्लाइसिंग के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। This definition can be amended to encompass the program graph concept by replacing set of program statements with the nodes of the program graph। यानी कि वही कॉन्सेप्ट जो हम DU पाथ के अंदर निकालते थे वही हम DU पाथ के लिए ग्राफ्स बनाते थे, अब हम ग्राफ्स की बजाय हम कोड के ऊपर काम करेंगे। This allows the tester to find the list of usage nodes from the graph and then generate slices with them। उसके आप slices बना सके। Program slices use the notation S, V, N where S indicates that it is a program slice, it is a program slice। V indicates the variable जिसका आपने slice पता करना है, and N indicates the statement number कि लाइन नंबर कौन सा है जिसके ऊपर आप जो है वो बात कर रहे हैं कि स्लाइस का। ठीक है, सो स्लाइसिंग की कुछ गाइडलाइंस क्या हैं? ऑल स्टेटमेंट्स में वेरिएबल्स आर डिफाइंड एंड रीडिफाइंड शुड बी कंसिडर्ड। जहाँ जहाँ पे आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, दोबारा से डिफाइन हो रहा है, उसको दोबारा से वैल्यू मिल रही है, वो तो करना ही करना है। ऑल स्टेटमेंट्स वेयर वेरिएबल आर रिसीविंग वैल्यूज़ एक्सटर्नली शुड बी कंसिडर्ड। यानी कि अगर इनपुट हो रहा है या उसको फंक्शन से वैल्यू पास हो रही है तो वो भी इसको कंसिडर करना है। ऑल स्टेटमेंट्स वेयर आउटपुट ऑफ अ वेरिएबल इज प्रिंटेड शुड बी कंसिडर्ड। यानी कि सी आउट की स्टेटमेंट या फाइलिंग में आप फाइल में राइट कर रहे हैं, आउटपुट कर रहे हैं, तो वो भी कंसिडर करना है। ऑल स्टेटमेंट्स वेयर रेलेवेंट आउटपुट इज प्रिंटेड शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, प्रिंटिंग की बात हो रही है, सी आउट वगैरह। The status of all variables may be considered at the last statement of the program। यानी कि आखिर में जब आप पहुंच जाते हो तो वहाँ पे जाके आप ये चेक करते हो कि मेरे से कोई मिस तो नहीं हो गया या कोई ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर मेरी कोई ना कोई स्टेटमेंट डिपेंडेंट हो, वो सारे आप लास्ट में जाके चेक करते हैं। दीज आर सम जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल देखते हैं छोटी सी। अगर ये छोटा सा प्रोग्राम है, हमारे पास 5 लाइन्स का प्रोग्राम है जिसमें लाइन नंबर 1 है a = 3, दूसरा है b = 6, तीसरा है c = b², चौथा d = a² + b² एंड पाँचवा है c = a + b। अगर हम बात करें स्लाइसिंग और वेरिएबल के हिसाब से हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, हमने कहा जी हम सिर्फ वेरिएबल c का स्लाइस करेंगे, तो वेरिएबल c के टोटल हमारे पास 2 स्लाइसेस बन सकते हैं। एक स्लाइस लाइन नंबर 3 के ऊपर, इसलिए c स्लाइस वेरिएबल c 3, और दूसरा जो है हमारे पास बन सकता है 5 के ऊपर। ठीक है, तो स्लाइस वेरिएबल c और लाइन नंबर 5। तो अगर हम लाइन नंबर स्लाइस c, 3 की बात करें तो लाइन नंबर 1 जो है वो किसी भी तरीके से लाइन नंबर 3 को अफेक्ट नहीं कर रही। लाइन नंबर 1 किसी भी तरीके से लाइन नंबर 3 को अफेक्ट नहीं कर रही, इसलिए स्लाइस c, 3 के अंदर हम लाइन नंबर 1 को नहीं लेंगे। लाइन नंबर 2 में b की वैल्यू है और वो c की वैल्यू को अफेक्ट करेगी, इसलिए मैं लाइन नंबर 2 जो है वो लेना पड़ेगा। और लाइन नंबर 3 ऑफ कोर्स c है, तो वो हमें डिफाइन हो रहा है तो हमें वो लेना पड़ेगा। ठीक है, देन नॉट अबाउट c, 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले c = a + b है, यानी कि a भी आ रहा है और b भी आ रहा है। यानी कि लाइन नंबर 1 पे a है तो a इसको अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए लाइन नंबर 1 हमें कंसिडर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लाइन नंबर 1 के बाद लाइन नंबर 2 में b की वैल्यू है, वो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। फिर
लाइन नंबर 3 में सी की वैल्यू डिफाइन हो रही है, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लाइन नंबर डी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो है वो ए की जो मेमोरी में वैल्यूज़ है उनको अपडेट नहीं कर रहा, यानी कि हमारे इस ए और बी की वैल्यू को वो चेंज नहीं कर रहा, इसलिए लाइन नंबर 4 हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ लाइन नंबर 5 को कंसिडर करेंगे, 5 में क्योंकि रीडिफिनीशन हो रही है। तो यही यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि हमने लाइन नंबर 1 क्यों लिया। लाइन नंबर 1 कंटेन्स द डिफाइनिंग नोड ऑफ अ वेरिएबल ए दैट कैन अफेक्ट द वैल्यू एट लाइन 5, सो 1 इज एडेड। Line number 2 contains a defining node of variable b that can affect the value at line 5, so 2 is added. Line number 3 contains a defining node of variable c that can affect the value at line 5, so 3 is also added. Line number 4 has no bearing on the value of the variable at line 5, so it is not added. Line number 5 contains a defining node of the variable c that can affect the value at line 5, so 5 is added to the slice. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। ये हमारे पास एक छोटा सा कोड है, कोड का चंक है। इस कोड के चंक को अगर हम ऑब्जर्व करें और उसमें हमने कहा कि हम सिर्फ लॉक्स के वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये लॉक्स का वेरिएबल है, ठीक है। तो लॉक्स के वेरिएबल हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कौन कौन सी लाइन नंबर पे आता है। लाइन नंबर 13 पे आता है, लाइन नंबर 14 पे आता है, लाइन नंबर 16 पे आता है और लाइन नंबर 19 पे आता है। 4 लाइन्स के ऊपर आता है, तो हमारे पास 4 स्लाइसेस बनते हैं, S1, S2, S3, S4। स्लाइस 1 लॉक्स कॉमा 13, हमारा कोड जहाँ से शुरू होगा वहाँ से आपने इसको चलाना शुरू करना है। लाइन नंबर 13 से शुरू होगा, 13 पे ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म। इसमें सिर्फ लाइन नंबर 13 आएगा इस स्लाइस में। व्हाट अबाउट लाइन नंबर 14? अब लाइन नंबर 14 में जो लॉक्स है वो एक लूप की टेस्ट कंडीशन में आ रहा है। जब लूप की टेस्ट कंडीशन में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो एवरी पॉसिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी कि लूप में दोबारा भी आ सकता है। तो लाइन नंबर 13, क्योंकि ऊपर से हमारे हमेशा टॉप टू बॉटम सारा देखते हुए आना है कि कौन सी लाइन अफेक्ट कर रही है, तो लाइन नंबर 13 में जो वैल्यू आई होगी लॉक्स की, वो उसके वाइल लूप के ऊपर आप चेक करोगे, तो इसलिए लाइन नंबर 13 आ गई। फिर 14 पे क्योंकि इसकी अफेक्ट हो रहा है, चेकिंग हो रही है, तो इसलिए 14 भी आपने देखना ही देखना है। देन 15 के अंदर कुछ नहीं है, 16 के अंदर लॉक्स का वेरिएबल है, लेकिन क्या ये वाला जो लॉक्स है ये इस वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है? लाइन नंबर 16 वाला नहीं कर रहा, इसलिए हमने लाइन नंबर 16 नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 17 पे लॉक्स है ही नहीं, 18 पे भी लॉक्स नहीं है। अब हम आते हैं 19 पे। 19 पे क्या होगा? 19 पे आप दोबारा इनपुट ले रहे हो। जब आप दोबारा इनपुट ले रहे हो, इसका मतलब है कि लॉक्स की वैल्यू चेंज होगी, विच मीन्स कि इट विल अफेक्ट द स्टेटस ऑफ लाइन नंबर 14, तो इसलिए हमें 19 को लेना पड़ेगा। अच्छा, 19 के बाद हमें 20 को लेना पड़ेगा। 20 क्या है? 20 है एंड वाइल। एंड वाइल का मतलब है कि वाइल लूप आपका यहाँ से शुरू हुआ 14 से और 20 पे ख़त्म हुआ। अगर हम C++ की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वाइल लूप जब यहाँ पे आपका शुरू होता है तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और एंड वाइल जो है वो आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है, तो यह लूप आपका ख़त्म हो रहा है लाइन नंबर 20 पे, इसलिए 19 20 आपने डाला। 20 के बाद दोबारा 14 पे आ जाएगा एंड दिस गोज़ ऑन, इसलिए आपको 13 14 19 20 चारों लाइन्स जो है वो स्लाइस में डालनी पड़ेंगी। लाइन नंबर 16 पे आते हैं। लाइन नंबर 16 का जो लॉक्स है, ठीक है, वो कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब वो इनपुट नहीं हो रहा, वो रीडिफाइन नहीं हो रहा, वो किसी भी तरीके से लॉक्स के वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है, तो इसलिए डजंट मैटर, इसलिए सेम का सेम आपकी वही सारी वैल्यूज आएंगी। लाइन नंबर 19 की अगर बात करें तो लाइन नंबर 19 में हमें दोबारा देखना पड़ेगा 13 14 के बाद 19 में दोबारा रीडेफिनेशन होगी, 16 को हम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। और देन उसके बाद 20 हमारा फिनिश हो रहा है, तो ये हमारे पास सेम है तीनों के लिए। ये हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल थी जो लूप के साथ हमें चला कर दिखा रहे थे। अच्छा, जब हम स्लाइसिंग की बात करते हैं तो दो किस्म की स्लाइसिंग होती है, एक स्टैटिक स्लाइसिंग और एक डायनामिक स्लाइसिंग। A static slice of a program contains all the statements that may affect the value of a variable at any point of any arbitrary execution of the program. Static slice का मतलब है कि हर पॉसिबिलिटी आपने ट्राई करनी है, ट्रू फॉल्स के लिए, वाइल के लिए, हर एक के लिए। A dynamic slice of a program contains all the statements that actually affect the value of a variable at any point of a particular execution of a program. डायनामिक स्लाइसिंग में आपको एक वैल्यू आप अजूम करते हैं और या गिवन होती है और उसके हिसाब से फिर आप उसको चला के चेकआउट करते हैं। स्टैटिक स्लाइसेस आर जनरली लार्जर, डायनामिक स्लाइसेस आर जनरली स्मॉलर। क्योंकि स्टैटिक स्लाइसिंग में आपने तमाम पॉसिबिलिटीज देखनी होती है तो इसलिए उसका स्लाइस थोड़ा बड़ा होता है, और डायनामिक स्लाइसिंग में क्योंकि आपने एक वैल्यू अजूम की होती है तो उसके हिसाब से आपका स्लाइस छोटा हो जाता है।
स्टैटिक स्लाइसिंग इट कंसिडर्स एवरी पॉसिबल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, तमाम पॉसिबिलिटीज़ को चेकआउट करता है। डायनामिक स्लाइसिंग क्या करती है? डायनामिक स्लाइसिंग जो है वो कंसिडर्स ओनली अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उस वैल्यू के हिसाब से प्रोग्राम कैसे चलेगा। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। ये हमारे पास एक छोटा सा कोड है, इसको हमने 9 लाइन नंबरिंग की 1 से लेकर 9 तक, और अब हमने इसके ऊपर स्लाइसिंग करनी है। और हम स्लाइसिंग के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ सम का वेरिएबल लेते हैं और सम का सिर्फ लाइन नंबर 9 के स्लाइस के ऊपर हम फोकस करते हैं। स्लाइसिंग इसकी बहुत सारी हो सकती हैं, जिधर जिधर सम लिखा हुआ है उधर उधर स्लाइस हो सकता है। यानी कि इसको अगर हम देखें तो लाइन नंबर 4 के हिसाब से आपका स्लाइस बन सकता है, ठीक है। आपका बन सकता है एस सम कॉमा 4 बन सकता है, आपका बन सकता है एस सम कॉमा 6 बन सकता है, आपका हो सकता है एस सम कॉमा 8 हो सकता है, और एस सम कॉमा 9। ये 4 स्लाइसेस बन सकते हैं। लेकिन हम इस एग्जांपल में ये देखना चाहते हैं कि स्टैटिक स्लाइसिंग और डायनामिक स्लाइसिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, इसलिए हम सिर्फ एक को कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज सम कॉमा 9। ठीक हो गया। चलें अब हम देखते हैं कि ये कैसे है, सम कॉमा 9 में क्या होगा। स्टैटिक स्लाइसिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास लाइन नंबर 1 किसी भी तरीके से लाइन नंबर 9 को अफेक्ट नहीं कर रही। लाइन नंबर 1 किसी भी तरीके से लाइन नंबर 9 को अफेक्ट नहीं कर रही, इसलिए हमने 1 को कंसिडर नहीं किया। 2 में हम n की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और n की वैल्यू जो है वो आपकी सम के अंदर एडिशन हो रही है, तो इसलिए हमें इसको लेना पड़ेगा लाइन नंबर 2 को। 2 के बाद 3 को लेना पड़ेगा क्योंकि उसको रीडिफाइन हो रहा है। फिर सम का वेरिएबल आ गया, इसकी रीडेफिनेशन हो रही है, यानी कि डिक्लेरेशन हो रही है, ये भी आपको लेना पड़ेगा 2, 3, 4। फिर 5 की अगर हम बात करें तो 5 विल डिसाइड कि आपने सम में सम प्लस n करना है या सम माइनस n करना है, तो इसलिए ये लाइन भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। फिर 6 भी कंसिडर करनी पड़ेगी सम प्लस n के लिए, 7 भी करनी पड़ेगी, 8 भी करनी पड़ेगी। 7 और 8 इसलिए करनी पड़ेगी स्टैटिक स्लाइसिंग में क्योंकि आप हर पॉसिबल सिनारियो को अपने स्लाइस में अजूम करते हो, ट्रू वाले को भी फॉल्स वाले को भी, तो इसलिए हमें इफ़ और एल्स दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। और फिर 9, तो हमारे पास स्लाइस बना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया स्टैटिक स्लाइस। लेकिन अगर हम इसी प्रोग्राम का, इसी स्लाइस का एस सम कॉमा 9 को डायनामिक स्लाइसिंग करते हैं, तो डायनामिक स्लाइसिंग में सबसे पहले क्या होता है कि हम n की वैल्यू को अजूम कर लेते हैं, या किसी भी एक वैल्यू को। इन दिस पर्टिकुलर केस हम n की वैल्यू को अजूम कर रहे हैं। n की वैल्यू को क्यों अजूम कर रहे हैं? क्योंकि n हमारा इफ एल्स को डिसाइड कर रहा है। हम उस वेरिएबल की वैल्यू को अजूम करेंगे जो हमारे किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर होगा, चाहे वो लूप का टेस्ट कंडीशन हो, चाहे वो इफ एल्स का टेस्ट कंडीशन हो, जिससे हमारा जो है वो प्रोग्राम के पाथ चेंज हो जाएगा या फ्लो चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्लाइस चेंज हो जाएगा। तो हमने n की वैल्यू को 22 अजूम किया। जब n की वैल्यू को हम 22 अजूम करेंगे तो दोबारा से इसका अब हम डायनामिक स्लाइस बनाएंगे, तो अगेन 1 तो कंसिडर नहीं होगा हमारी स्लाइस के लिए, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जब 5 कंसिडर हो गया तो 5 के बाद n की वैल्यू हमने 22 अजूम की थी, 22 इज़ ग्रेटर देन 10 विच इज़ ट्रू, यानी कि हमारी जो इफ़ की कंडीशन है वो हमारी ट्रू है। ट्रू है तो 5 से वो 6 पे जाएगा और 6 के बाद वो 9 पे चला जाएगा, क्योंकि हमने n की वैल्यू जो है वो अजूम की थी 22, तो ये पूरा एल्स और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा स्टैटिक डायनामिक स्लाइस बना 2, 3, 4, 5, 6, 9। और आपको यहीं पे कंपैरिजन में पता लग रहा है कि आपका जो डायनामिक स्लाइस है वो स्टैटिक स्लाइस से छोटा है। तो स्लाइसिंग जब हमारा कर लेते हैं तो प्रोग्राम स्लाइस प्रोग्रामर को बताती है कि जी कौन सा चंक किस तरह चलता है। तो अगर आप उन चंक्स को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लें, और उसके आपस में कनेक्टिविटी बता दें, तो वो कहलाता है लैटिस ऑफ स्लाइसेस, ठीक है। अ ग्राफ शोइंग द सबसेट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्लाइसेस इज कॉल्ड लैटिस ऑफ स्लाइसेस। ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोड था, उस कोड में से हमने मल्टीपल स्लाइसेस निकाले हुए थे मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ, एस प्राइस कॉमा 6, स्टाफ डिस्काउंट 3, टोटल प्राइस 17, डिस्काउंट 12, डिस्काउंट 14 एंड फाइनल प्राइस 17। ये हमारे पास 6 स्लाइसेस थे जो कि हमने कोड में से निकाले हुए थे डिफरेंट वेरिएबल्स के हिसाब से। फिर हमने क्या किया, इन स्लाइसेस को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया और ग्राफिकल फॉर्म में इनकी आपस में कनेक्टिविटी बता दी कि जी ये कौन सा जो है वो इनपुट हो रहा है कौन से स्लाइस को, और कौन सा जो स्लाइस है वो कौन से दूसरे स्लाइस को आउटपुट हो रहा है। दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज कॉल्ड लैटिस ऑफ स्लाइसेस, ठीक है। ये तो स्लाइसेस है, ये लैटिस ऑफ स्लाइसेस है, ठीक है। दिस इज अ स्लाइस
दिस पार्ट इज अ स्लाइस whereas this part is lattice of slices, यानी कि आप स्लाइसेस को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. राइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्लाइसिंग अगेन और स्लाइसिंग बेटर विद अनदर एग्जांपल. अब हम स्टैटिक स्लाइसिंग के एक एग्जांपल लेते हैं. ये कोड है हमारे पास पूरा. इसमें अगर हम चेकआउट करें तो हमारे पास एक C++ का कोड है जो कि लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 28 तक जा रहा है. नंबर 1, नंबर 2, उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, A, B और C, 3 वेरिएबल्स हैं. ठीक है, और उसके अलावा पूरे कोड में कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, विच मीन्स के हम सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल्स के साथ स्लाइसेस बना सकते हैं. तो हमने क्या किया, हमने कहा पहले हम बनाते हैं वेरिएबल A के स्लाइसेस. तो वेरिएबल A सिर्फ ये चेक करना है कि कौन कौन सी लाइन नंबर पे आ रहा है. वेरिएबल आ रहा है लाइन नंबर 3 के ऊपर, लाइन नंबर 6 के ऊपर और लाइन नंबर 13 के ऊपर. ठीक है, अगर हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी ये लाइन नंबर 11 और 12 पे भी आ रहा है, आप बेशक बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन आपका लाइन नंबर 11 और 12 में भी आपके पास A आ रहा है, बट इट्स ओके, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं. लेकिन अगर हम स्लाइस की बात करते हैं तो जिधर जिधर भी आ रहा है आप सारे स्लाइस लगा लें, उसके पाथ से एज सच कोई डिफरेंस नहीं होगा. राइट, ये हो गया A. उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इनको चेकआउट करें तो A,3 की अगर हम बात करें तो 3 के लिए हमारे पास सिर्फ 1 इसलिए क्योंकि प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, 2 इसलिए यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है और 3 हमारा यहाँ पे डिफाइन हो रहा है. दैट्स इट. A,6 की बात करें अगर तो 1 2 3 के बाद 6, क्योंकि लाइन नंबर 4 A को अफेक्ट नहीं कर रही, लाइन नंबर 5 A को अफेक्ट नहीं कर रही. ठीक हो गया. और हम 13 की बात करें अगर तो 13 में क्या होगा, लेट्स टॉक अबाउट स्लाइस A,13. तो A,13 में आपके पास 1 2 3 ये तो है ही है, फिर आपके पास 6 है. 6 के बाद आपका लाइन नंबर 11 विल डिटरमिन कि आप अफेक्ट करेगा आपके लाइन नंबर 13 तक पहुंचने के लिए, और लाइन नंबर 12 भी अफेक्ट करेगा आपको लाइन नंबर 13 तक पहुंचने के लिए. और फिर लाइन नंबर 13 में A खुद से आ गया, तो इसलिए आपके पास हुआ 1 2 3 6 11 12 13. ठीक हो गया. और उसके बाद तो फिर जाने नहीं, जहाँ तक आपका स्लाइस है तो वहीं तक हमने काम करना है. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट हमने कहा जी B के स्लाइसेस बनाते हैं. अगेन B हमारे पास लाइन नंबर 3 पे है, तो B,3, B,8 ये लाइन नंबर 8 पे है. ठीक है, और B,24 हम बात कर रहे हैं इस B की. ठीक है, जहाँ पे वो आउटपुट हो रहा है. अगर हम इसको भी स्लाइस में बनाना चाहें या इसको भी स्लाइस में बनाना चाहें तो ज़रूरत नहीं है, बनाना चाहे बना सकते हैं, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द स्लाइसेस नाउ. सबसे पहले B,3 तो 1 2 3 हो गया, दैट इज़ क्लियर. देन B,8 1 2 3, 3 के बाद 8, कोई और बीच में B को अफेक्ट नहीं कर रहा, फाइन. व्हाट अबाउट 24 1 2 3, देन वी हैव 8 के बाद 11 हमारा अफेक्ट करेगा. ठीक है, 11 के बाद हमारा क्या अफेक्ट करेगा, 18 क्यों अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपका जो इफ़ की कंडीशन है उसके एल्स वाला पार्ट है ना. इफ़ 18 पे ख़त्म हो रहा है, ये वाला जो इफ़ है लाइन नंबर 11 वाला इफ़ लाइन नंबर 18 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे फिनिश हुआ, इसलिए 11 18 दोनों लेने पड़े. उसके बाद 19 पे एल्स लिखा हुआ है और एल्स की बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये भी इफेक्ट करेगा. 20 पे वो कंडीशन है जिसके अंदर आप जिसके ज़रिए आप लाइन नंबर 24 तक पहुंच सकते हैं, इसलिए 20 भी आपका एग्जीक्यूशन में आएगा. 20 के बाद फिर 23 आएगा और 23 के बाद फिर 24 आएगा. ठीक है, और यहाँ पे आपका स्लाइस रुक जाएगा. ठीक हो गया. तो दैट वाज द 3 स्लाइसेस ऑफ वेरिएबल B. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल C की बात करें तो अगेन C3 में भी है, लाइन नंबर 10 में भी है, लाइन नंबर 16 में भी है और लाइन नंबर 21 में भी है. तो 3 में 1 2 3 है, वी ऑल नो दैट. देन वी हैव C,10 में 1 2 3 एंड देन 10. No other line is affecting C over here. Fine. Let's talk about C,16. This one. 1 2 3. Then we have 10. 1 2 3 10 तो हो गया. Then 11.
ये वाला इफ़ डिसाइड करेगा कि सी प्रिंट होता है कि नहीं होता। देन वी हैव 12, ये वाला इफ़ की कंडीशन डिसाइड करेगी कि सी प्रिंट होना है कि नहीं होना, ठीक है। देन 12 के बाद 14 इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है वो इफ़ फिनिश हो रहा है, इफ़ की बॉडी फिनिश हो रही है, और फिर हम 15 एल्स में जाएंगे और एल्स की बॉडी में जाके हमारा सी प्रिंट होगा 16 में, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। सिमिलरली C21, सो 21 का स्लाइस ऑफ कोर्स, उसमें सबसे पहले तो ये सारी वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 10 11 12 14 15 16 के बाद 17, क्योंकि ये एल्स की बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो ये 17 हो गया, ठीक हो गया। फिर 18, क्योंकि ये वाला इफ़ फिनिश हुआ, जो ये लाइन नंबर 11 वाला इफ़ था ये वहाँ पे ख़त्म हुआ। 19 पे इसका एल्स शुरू हो रहा है, 19 पे इसका एल्स शुरू हो रहा है, इसलिए लिया जाएगा। और 20 पे फिर इफ़ की कंडीशन में सी आ गया 20, देन 21, यहाँ पे हमारे पास 21 तक हम पहुँच गए। तो ये हमारा जो है वो स्लाइस SC,21 और इसका ये पूरा स्लाइस हो गया, ठीक हो गया। सो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हम ये करते हैं कि हम डायनामिक स्लाइसिंग की भी देख लेते हैं और स्टैटिक स्लाइसिंग को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास ये जो कोड है पूरा, इस कोड में हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एन, आंसर और काउंटर। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, एन, आंसर और काउंटर, ठीक है। तो हम तीनों के स्लाइसेस बनाने की बजाय हम ये करते हैं कि हम सिर्फ पहले आंसर के स्लाइसेस बनाते हैं, और एन क्योंकि हमारा जो है वो लूप के अंदर आ रहा है तो हम एन को कंसिडर कर लेंगे अपनी डायनामिक स्लाइसिंग के अंदर। सो हमें सिर्फ आंसर के स्लाइसेस अगर हम देखें तो आंसर कौन कौन सी लाइन में आ रहा है। आंसर हमारे पास लाइन नंबर 2 में आ रहा है, लाइन नंबर 3 में आ रहा है, लाइन नंबर 7 में आ रहा है और लाइन नंबर 8 में आ रहा है। तो 4 स्लाइसेस बन सकते हैं आपके पास, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 7, आंसर 8, ठीक हो गया। अच्छा, ये एग्जांपल पिछली एग्जांपल से डिफरेंट इस तरह से है कि इस एग्जांपल में हमने लूप को लिया हुआ है और लूप की वजह से फिर हमारा स्लाइस चेंज हो जाता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक स्लाइस। तो आंसर 2 की अगर बात करें तो 1 और 2 दोनों आएंगे। 1 इसलिए आएंगे क्योंकि 1 से आपका कोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर आंसर 3 की अगर हम बात करें तो 1 2 और 3, 1 से कोड स्टार्ट हुआ, 2 में आंसर डिफाइन हो रहा है और 3 में आंसर रीडिफाइन हो रहा है, 1 2 3, फाइन। व्हाट अबाउट आंसर 7? अभी आंसर 7 का मतलब है इधर लाइन नंबर 7, तो 1 2 3, फाइन। 3 के बाद ये लूप क्या है, काउंटर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ये लूप काउंटर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, लाइन नंबर 5, और इस लूप में आए बगैर आप लाइन नंबर 7 पे नहीं पहुंच सकते। तो क्योंकि ये काउंटर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और काउंटर यहाँ पे डिफाइन हो रहा है लाइन नंबर 4 में, इसलिए लाइन नंबर 4 भी हमें लिखना पड़ेगा। ये 4 हो गया। फिर 5 क्योंकि लूप की कंडीशन आ गई। 5 के बाद 6 में आए आप, 6 में भी आपके पास काउंटर है, 6 आ गया, ठीक है। और n भी है, ठीक है, n को भी देखना पड़ेगा, लेकिन n लाइन नंबर 1 के ऊपर डिफाइन हो रहा था और वो ऑलरेडी हमारे पास स्लाइस में मौजूद है। देन वी गो टू लाइन नंबर 7। अच्छा, लाइन नंबर 7 में जाते हैं तो वो क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने का मतलब है कि यहाँ पे ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ये लूप एग्जिट हो जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता, इसलिए आपका जो स्लाइस है 1 2 3 4 5 6 7 पे जाके रुक जाएगा, ठीक हो गया। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइस, आंसर 8, यानी कि इस लाइन की बात कर रहे हैं हम। आंसर 8 में क्या होगा, अगेन 1 2 3, 5 में काउंटर है इसलिए 4 को भी लेना पड़ेगा। फिर 6 आया, 6 के बाद 7 हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम 7 में जाएंगे तो हम 8 में पहुंच ही नहीं सकते। हम 7 में जाएंगे तो 8 में पहुंच ही नहीं सकते। ये हमने कंसिडर करना है स्टैटिक स्लाइस के अंदर, जो स्टैटिक स्लाइस में आपने कंसिडरेशन ही करनी है ना हर एंगल से। तो लाइन नंबर 8 में पहुंचने के लिए 7 को स्किप करना पड़ेगा। 7 स्किप कर दिया, यानी कि इफ़ की कंडीशन को फॉल्स होना चाहिए तो ही लाइन नंबर 8 पे पहुंचेगा। अच्छा, अगर ये लाइन नंबर 8 पे पहुंचेगा तो ये तो लूप के अंदर है। लूप के अंदर का मतलब है कि लाइन नंबर 9 भी चलेगी, लाइन नंबर 9 भी चलेगी, लाइन नंबर 9 के बाद फिर लाइन नंबर 5 चलेगी, लाइन नंबर 5 के बाद फिर 6 चलेगा, फिर 8 चलेगा, फिर 9 चलेगा, फिर 5 चलेगा, फिर 6 चलेगा, फिर 8, फिर 9, ठीक हो गया। तो यानी कि लाइन नंबर 8 पे पहुंचने के लिए आपको 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप 1 से लेके पहुंच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 8। दूसरा,
अगर आप लूप में हैं तो 9, 5, 6, 8, 9 के बाद भी तो दोबारा आप लाइन नंबर 8 पे पहुंच सकते हैं, इसलिए आपको पूरा लूप को कंसिडर करना पड़ेगा और इसलिए आपका स्लाइस जो है 1 2 3 4 5 6 8 9 बन गया। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका स्टैटिक स्लाइस, ये तो हो गया स्टैटिक स्लाइस। अब हम क्या करते हैं, हम इसी आंसर के वेरिएबल का डायनामिक स्लाइस लेते हैं और हम n की वैल्यू को 1 अजूम कर लेते हैं, क्योंकि डायनामिक स्लाइसिंग में आप वैल्यू को अजूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू को 1 अजूम करें तो आंसर कॉमा 2 पे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 कॉमा 2 ही रहेगा, और आंसर कॉमा 3 के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 2 3 रहेगा। आंसर कॉमा 7 इसमें क्या होगा, आंसर कॉमा 7 की अगर बात करें तो 1 2 3, ठीक है जी, 3 के बाद 5, और 5 में क्योंकि काउंटर है, काउंटर 4 में डिफाइंड है इसलिए 4 भी होगा, 1 2 3 4 5। देन वी गो टू 6। जब 6 पे हम पहुंचे तो काउंटर की वैल्यू हमारे पास है 1 और n की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 ग्रेटर देन 1 ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गया तो आप जाओगे 8 पे, 6 के बाद 8 पे जाओगे, 8 के बाद 9 पे जाओगे, और 9 के बाद बस फिर ये लूप चलता रहेगा। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो ये इन्फिनिट लूप चल जाएगा ना, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 8 9 ये आपका जो है वो स्लाइस बना। सिमिलरली अब हम लाइन नंबर 8 की बात करें तो लाइन नंबर 8 में भी यही चीज़ होगी डायनेमिक स्लाइस के लिए कि 1 2 3 4 5 6 में क्योंकि n की वैल्यू 1 है, काउंटर की वैल्यू 1 है, 1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स होता है, तो इसलिए 7 में कभी आएगा ही नहीं, और सेम स्लाइस आपका आंसर कॉमा 8 पे भी लगेगा। ठीक हो गया, ओके। इसी को और बेहतर करने के लिए हम काउंटर के वेरिएबल के साथ भी यही काम करते हैं कि एक डायनामिक स्लाइस बनाते हैं और एक स्टैटिक स्लाइस बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमें और क्लैरिटी हो। जब हम काउंटर के वेरिएबल की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे काउंटर कौन कौन सी लाइन पे आता है। काउंटर का वेरिएबल आता है लाइन नंबर 2 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 8 पे, 9 पे। जैसे कि पिछली एग्जांपल में हमने देखा था, पिछली एग्जांपल में हमने 5 और 6 वाले काउंटर्स को नहीं लिखा था। आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन क्योंकि एक एग्जांपल थी जिसमें नहीं लिखा था, दूसरे मैंने लिख दिया है, और इट इज़ प्रेफर्ड कि आप लिख लें ताकि आपको परेशानी ना हो, उसके उससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, 2 की बात करें तो 1,2, 4 की बात करें तो 1 2 और 4, यहाँ तक तो काम क्लियर हो गया हमारे पास, ये दोनों तो ठीक हो गए। अब एस काउंटर 5 की अगर हम बात करें तो देखें जी 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 4 के बाद 5। 5 क्या है, 5 एक लूप है, यानी कि 5 पर आप पहुंच सकते हैं 4 से भी, और 5 पे आप पहुंच सकते हैं 9 से भी, ठीक है। तो 9 से कैसे पहुंचोगे, जब वो 5 के बाद 6 पे जाएगा, 6 के बाद 8 पे जाएगा, 8 के बाद 9 पे जाएगा, और 9 के बाद दोबारा 5 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये पूरा स्लाइस 1 2 4 5 6 8 9 बना। सिमिलरली 6 की भी अगर हम बात करें तो सेम स्लाइस है, 1 2 4 5 6 8 9, ठीक हो गया जी। देन काउंटर 8 की बात करें हम, 8 पे भी यही इशू है, 1 2 4 5 6 8 9। देन 10 की बात करें हम, अब 10 की बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्यों, 10 में हमने ये भी अजूम करना है कि लूप में चलेगा, और ये भी अजूम करना है कि लूप से निकल भी जाएगा, ठीक है। तो 1 2 4 1 2 4 5 6 8 9 ये तो हो गया। अगर वाइल लूप आपका ट्रू होगा तो आप यहाँ तक आओगे, और जब वाइल लूप फॉल्स होगा तो किधर जाओगे, 5 पे बाद आप दोबारा 10 पे आओगे। तो इसलिए 1 2 4 5 6 8 9 10 ये आपका जो है वो स्लाइस बनेगा, स्टैटिक स्लाइस। व्हाट अबाउट डायनामिक स्लाइस। डायनामिक स्लाइस में हमने अजूम किया कि n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू हमने 0 कंसिडर कर ली, n हमारा लाइन नंबर 6 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, n की वैल्यू हमने 0 अजूम कर लिया। 1 भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस सिनारियो को n की वैल्यू 0 जूम करके करना चाहते हैं। अब इसमें चेक करें 0 जूम करने से होगा क्या। हमने n की वैल्यू 0 जूम की, यानी कि 1 2 काउंटर आपका 1 2 ठीक, 1,2 भी ठीक है, 1 2 4 भी ठीक है, 1 2 4 5 1 2 4 5। देन व्हाट, क्या आप 5 पे दोबारा आ सकते हैं, आप कह सकते हैं 9 से दोबारा आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं दोबारा लाइन नंबर 9 से 5 के ऊपर, नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि हमारी n की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब काउंटर की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू है तो कभी भी लूप नहीं चलेगा, यानी कि लूप आपका बस एंटर होगा, एंटर होकर इफ में जाएगा, इफ में जाके प्रोग्राम आपका
ख़त्म हो जाएगा लाइन नंबर 7 पे, तो लूप तो सेकंड टाइम आएगा ही नहीं, इसलिए हमने इसको 1 2 4 5 पे रोक दिया, क्योंकि दोबारा वो 5 पे आ ही नहीं रहा। अब हम 6 की बात करें तो 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, दैट्स इट। 5 आपका 6 आपका ट्रू हो गया एंड दैट्स इट। व्हाट अबाउट काउंटर कॉमा 8, व्हाट अबाउट दिस? 8 पे तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि n की वैल्यू हमने 0 जूम की है, n की वैल्यू 0 जूम किया तो ये 1 2 4 5 6 7 पे पहुंचेगा और 7 के बाद प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, इसलिए 7 रखा है हमने। आंसर की वजह से 7 नहीं रखा, 7 इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये रिटर्न का फंक्शन चलेगा और ये हमारा जो फंक्शन है ये एग्जिट हो जाएगा, इसलिए हमें 7 रखना पड़ा। लाइन नंबर 9 के लिए भी यही करना पड़ेगा, 1 2 4 5 6 7, क्योंकि कभी भी ना 8 पे पहुंचेगा ना वो 9 पे पहुंचेगा, लूप दोबारा चलेगा भी नहीं, और लाइन नंबर 10 पे भी कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो लाइन नंबर 7 से एग्जिट हो जाएगा अगर n की वैल्यू में 0 अज्यूम करता हूं तो। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास हुआ डायनामिक स्लाइस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।